हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शील्ड आईएएस। माय नेम इज़ शेफाली। तो जैसे कि आपको पता है यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है 5 जून को है। आई होप आप सब ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम फिर से पॉलिटी के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ पार्ट 3। तो लेट्स बिगिन। ओके, the first question is which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that federal in character, it is federal in character. ओके, तो ये सारे ही बेसिकली जो चारों ऑप्शंस हैं वो चारों ही इंडियन पॉलिटी के कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, चारों ही आपको इंडियन पॉलिटी के सिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, पर हमें इनमें से वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कि दिखाए कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो फेडरल क्या होता है? फेडरल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड टेरिटोरियल यूनिट्स, स्टेट्स। ओके, उसको बेसिकली द डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, उसको फेडरल सिस्टम हम कहते हैं। तो ओके, आपके स्टैंडर्ड बुक्स में आपने ज़रूर ये चैप्टर पढ़ ही लिया होगा। उसमें ना डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कि फेडरल जो गवर्नमेंट होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो होती हैं, फेडरल एंड यूनिटरी। तो जो फेडरल होती है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे कि उसमें था एक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फिर बाईकैमरल लेजिस्लेचर, फिर उसमें एक था इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक, तो ये उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। आई एम श्योर आपने वो रीड कर लिया होगा। तो उस हिसाब से जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ सेफ गार्डेड, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ना, वो यार बहुत जर्नल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो हमारी पॉलिटी में देखने को मिलते हैं, मतलब सिस्टम में देखने को मिलते हैं, पर इनसे कहीं ये नहीं पता चलता कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये स्टेटमेंट 2 है कि द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यूनियन लेजिस्लेचर क्या हो गया? पार्लियामेंट, है ना। तो पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ब्रिटेन में भी है, पर वो फेडरल कंट्री नहीं है ना। तो इसलिए इस पॉइंट से ये नहीं पता चलता कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ऐसे ही बाकी 2 ऑप्शंस भी हैं कि यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज़। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है, पर इससे ये नहीं पता चल रहा कि वो फेडरल भी है। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम फेडरल भी हो सकता है, यूनिटरी भी हो सकता है। उसी तरह ये जो 4th स्टेटमेंट है, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। अगेन, फेडरल सिस्टम में भी जुडिशरी हो सकती है, यूनिटरी में भी हो सकती है। अब वो कहीं भी इन्फोर्स कर सकती है फंडामेंटल राइट्स, पर ये कोई स्पेसिफिक करेक्टर नहीं है फेडरल सिस्टम का, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। बेस्ट डिफाइन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर में चारों स्टेटमेंट्स ठीक ही होते हैं। ठीक है, पर हमें वो ऑप्शन लेना पड़ता है जो ज़्यादा उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिफ़ाइन करे उस टर्म को। ठीक है, तो जब हम स्टेट के बारे में सोचते हैं, जब स्टेट आपके दिमाग में वर्ड आता है, ठीक है, तो आप उससे क्या क्या रिलेट कर पाते हो स्टेट से, कि जैसे एक फिक्स टेरिटरी होगी, कोई टेरिटरी होगी, कोई उसमें गवर्निंग सिस्टम होगा, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कुछ तो गवर्निंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। ठीक है, तो जब हम स्टेट के बारे में सोचते हैं तो यही आते हैं पॉइंट्स हमारे दिमाग में। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन है जो उस टर्म को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करती है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। A society permanently living in a definite territory with a central authority, okay, central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा है, पर ये ना स्टेट से ज़्यादा एक सिस्टम को डिफ़ाइन कर रहा है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं, जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल है टू द सेंट्रल अथॉरिटी। अब इंडिया में तो एग्जीक्यूटिव हमारा पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब इंडिया स्टेट नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी, a number of persons who have been living in a definite territory, okay, for a very long time with their own culture, tradition, government. अ वेरी लॉन्ग टाइम, देखो स्टेट तो कल भी आएगी तब भी स्टेट ही बनेगी, तो उसका ड्यूरेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन है, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, ओके, पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी
टू गवर्न दैम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है, सही लग रही है ना, पर हम ऑप्शन ए भी देख लेते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी independent of external control and possessing an organized government। ये भी ठीक डिफाइन कर रही है, दोनों ही ठीक डिफाइन कर रहे हैं, काफ़ी क्लोज हैं एक्चुअली। कुछ स्टेटमेंट ए को भी करेक्ट बोलते हैं, कुछ बी को भी करेक्ट बोल रहे हैं। जब फाइनल यूपीएससी की आंसर की आएगी तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन राइट है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बहुत क्लोज हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। पर अगर हमें थोड़ा सा वैलिड आंसर की तरफ जाना है तो आप ऑप्शन ए को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमारा जो यूपीएससी की पढ़ाई होती है उसमें ऑथेंटिक सोर्स हमारे लिए होता है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ना स्टेट को कैसे डिफाइन किया मैं आपको बताती हूँ। स्टेट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। अब यहाँ पर 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, सोवरेन पीपल हैं, सोवरेन यानी उन पे कोई आउटर बाहरी कोई दबाव नहीं है, मतलब कोई उन पे कंट्रोल नहीं करता है, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है उन पे कंट्रोल करने के लिए, एंड अ डेफिनेट टेरिटरी। और ये तीनों ही टर्म्स फर्स्ट डेफिनेशन में है, डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि सोवरेन, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो इसलिए आंसर ए ज़्यादा वैलिड होता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी को जब भी पढ़ो अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखो, आपको वहीं से आंसर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप जो पढ़ रहे होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले चैप्टर है, ये दोनों ही स्टेटमेंट डायरेक्टली वहीं से हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of President of India। तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है ना तो वो रिटायर्ड जजेस को बुला लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुला लेते हैं, पर उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। और इन केस ऑफ हाई कोर्ट वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो बुलाते हैं, पर वहाँ पर भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जो है चाहिए होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। तो यस, हाई कोर्ट के पास भी अपनी जजमेंट्स को रिव्यू करने का पूरा अधिकार है। अगर उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें ठीक की जा सकती थी तो अपनी जजमेंट में चेंज भी ला सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पावर टू रिव्यू। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट जो है, ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो पावर है, पावर टू रिव्यू, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 137 में ना स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी है अंडर आर्टिकल 137, ठीक है। पर हाई कोर्ट के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिकली कोई मेंशन नहीं किया है कि तुम्हें मतलब रिव्यू की पावर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट के लिए स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं किया है, पर सुप्रीम कोर्ट के लिए अंडर आर्टिकल 137 उसको रिव्यू करने की पावर है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक फैक्ट है, ये भी आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा, तो इस तरीके से भी पढ़िएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं। तो ये भी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, बोथ 1 and 2, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपकी सिटीजनशिप वाले चैप्टर में आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें मिल जाएगा। तो देयर इज़ ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, सब इंडियन है, ठीक है। कोई स्टेट सिटीजनशिप तो किसी को भी नहीं मिली हुई है ना, तो वो 1 सिटीजनशिप है, करेक्ट है। 1 डोमिसाइल, देखो इंडिया में विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहीं भी रह सकते हो, तो वो आपको एक ही डोमिसाइल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही डोमिसाइल दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखो यूएसए में 2 सिटीजनशिप्स हैं, एक उनको अपने नेशन के लिए मिलती है और अपनी स्टेट्स के लिए मिलती है, पर इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, तो आप इसको इन 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, है ना।
तो यहाँ लिखा है कि सिटीज़न बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। अब प्रेसिडेंट की जब आपने क्वालिफिकेशंस पढ़ी होंगी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, उसमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन है ही शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, सिर्फ ये लिखा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो बाय बर्थ ही होना चाहिए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाय बर्थ वाला ना यूएसए में होता है कि वहाँ पर जो सिटीज़न बाय बर्थ होते हैं वही सिर्फ प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो वैसे भी एलिमिनेट हो ही गई थी। ओके, थर्ड है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांस। देखो जब ऐसे कोई एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, एनी सर्कमस्टांस, एनी कंडीशन, एनी सर्विस, ज़्यादातर तो वो स्टेटमेंट्स गलत ही होते हैं। पर ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत है क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 उसमें ना 3 वेज़ लिखे हैं जिसके मतलब आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है वापस 3 केसेस में। ठीक है, तो उसमें एक था कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कंपलसरी टर्मिनेशन यानी कब आपसे ले ही ली जाएगी आपकी सिटीजनशिप, और उसके लिए एक कंडीशन थी कि अगर आपने फ्रॉड करके सिटीजनशिप ली है इंडिया की, तो अब आपसे जो है ना आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी आपकी सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसलिए ये बोलना कि किसी सर्कमस्टांस में ली ही नहीं जाएगी तो वैसे ही गलत लग रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये गलत था 3। Okay, the last question for this part is which one of the following factor constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो हमारी लिबर्टी को, हमारी स्वतंत्रता को इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कमिटेड जुडिशरी। तो कुछ जैसे बोल सकते हो हाँ, अगर जुडिशरी बहुत कमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है, अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी सुरक्षित रखेगी, तो यानी कि हमारी लिबर्टी भी सुरक्षित रहेगी। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, उसको और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अगर हो गई तब तो बिल्कुल हमारी स्वतंत्रता नहीं बचेगी। इंडिया में वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेंटर के पास है, स्टेट के पास है, फिर लोकल बॉडीज़, ऐसे डिवाइडेड है ना। तो लोकल बॉडीज़ में जैसे ग्राम सभा हो गई, तो ग्राम सभा में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है वो हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी, ठीक है, पॉलिटिकल लिबर्टी को, राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स तो कभी भी सेफगार्ड नहीं करेगा, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं पक्का से। फिर है इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट, देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर, ये राइट ऑप्शन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपको पता है इंडिया में पावर्स लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में डिवाइडेड है ना, इन तीनों में डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि अगर कोई कानून सरकार लाती है तो जुडिशरी बोल देती है कि नहीं, इसमें ये कमी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये नहीं आएगा, ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, ये नहीं आएगा। या पार्लियामेंट भी बहुत क्वेश्चनिंग करके, ठीक है, कि ये पारित नहीं होने देंगे हम बिल, ठीक है, क्योंकि इसमें ये कमियां हैं। तो बेसिकली तीनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर विल बी द राइट आंसर। Okay, so this is it for today guys. I'll see you in the next video with another set of questions. Take care.